ओके बच्चों, तो आप लोगों को एक रेस सेंड करी थी, रेस की क्वेश्चंस करिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा। क्वेश्चंस बिगिनर बॉक्स के भी करने का कहा था मैंने आपको, तो ये सब चीजें आपको करके लानी थी। बीबी का तो पिछली क्लास में बोल ही दिया था करके लाना, उसके सॉल्यूशन भी सेंड करे थे आपको मैंने। तो सबसे पहले तो BB1 में अगर कुछ सॉल्यूशन भेज दिए मैंने आपको ऑलरेडी, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। सबसे पहले BB1 के कोई डाउट हो तो वो बता दीजिएगा। BB1 के कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? चलो, BB1 वॉज इजी, यस। क्वेश्चन वन का ए आया मेरे पास एक डाउट, तो क्वेश्चन वन का ए पढ़ भी दोगे और आज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब कर लेना चाहिए थी वैसे तो बिगिनर बॉक्स आपको, आज कर लोगे तो भाई अच्छी बात है ना, पर आपको पहले ही कर लेना चाहिए थी। चलो मैं क्वेश्चन वन का ए पढ़ता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ टाइम, गिव मी अ सेकेंड। कहा गया? वैसे तो होमवर्क यार जब बोला जाए उसी दिन करना चाहिए, और आज कर लोगे तो थैंक यू यार, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन वन ऑफ बिगिनर बॉक्स, उसका मेरे पास ऑप्शन ए में डाउट दिख रहा है बच्चे का। तो चार्ज गेन्ड बाय अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल चार्ज इनिशियली प्रेजेंट। पता नहीं क्यों बच्चे ऐसा मान लेते हैं कि दो बॉडी को टच करे तो चार्ज आधा आधा होगा, जबकि मैंने आपको बताया था, शायद ये वाली चीज मैंने नहीं बताई थी आपको, इंडक्शन कंडक्शन से चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। जब दो बॉडी टच करती है एक दूसरे को तो उनकी कैपेसिटीज के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लो इसमें कुछ चार्ज इनिशियली Q1 था, इस पर कुछ चार्ज इनिशियली Q2 था, तो ऐसा नहीं होता है कि इनका सम का आधा आधा दोनों पे आ जाएगा। इट इज नॉट ऑलवेज। इन बॉडीज की कैपेसिटी नाम की एक चीज होती है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना कितना चार्ज आएगा। अच्छा, जब दो चीजें टच करती है तो उनका पोटेंशियल कॉमन होना चाहिए। तो पोटेंशियल कॉमन होने के लिए चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। और चार्ज का रिलेशन पोटेंशियल के साथ ये होता है Q इक्वल टू CV। तो चार्ज का रेशो इस C का रेशो, और C आइडेंटिकल बॉडी के लिए इक्वल होता है। C एक तरह से कैपेसिटी होती है बॉडी की चार्ज स्टोर करने की। ये आप अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटी, वहां पे समझ जाएंगे, ये बहुत नॉर्मल चीज है कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी आपको बस याद रखना है कि देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर्स, एंड दैट प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन इट्स डायमेंशन, उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करती है, और उसके आसपास क्या है इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो कैपेसिटी के रेशियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा जब दो चीजों को कांटेक्ट में लाते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि चार्ज हमेशा इक्वल एंड हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो और कोई? एक मेरे पास 11th लिखा आ रहा है बच्चों का डाउट, 15 का पार्ट 2 भी आ रहा है। ठीक है, 11 देखते हैं पहले तो। A charge Q naught is placed at the center of a regular pentagon having equal charges Q at its corner. Find the force on Q naught. तो 0 आएगा, रेगुलर पेंटागन है तो, है ना। सेकंड पार्ट, if the charge of one of the corner is removed, then find out the magnitude of force acting on the Q naught. अब एक चार्ज रिमूव कर दिया तो बाकी चार की वजह से तो फोर्स लगेगा, और सबका मिलके फोर्स 0 था। ठीक है, सारे जो चार्जेस थे वो मिलके 0 फोर्स बना रहे थे। हमारे पास पेंटागन कुछ इस तरह से है, पेंटागन के हर वर्टाइस पे जो चार्ज है वो मिलके सेंटर पे 0 फोर्स बनाएंगे, क्योंकि सिमेट्री रहेगी, तो सिमेट्री की वजह से इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आ जाता है। ये इस तरह से 5 सिमेट्रिकल फोर्स आएंगे ये, है ना, और इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाता है 5 चार्जेस की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबका एडिशन करेंगे तो 0 मिलेगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर, दिस गिव्स यू 0। इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, किसी भी एक फोर्स की वैल्यू बाकी के सम के जस्ट नेगेटिव के बराबर है। इससे ये भी चीज समझ में आ रही है कि एक चार्ज का जो फोर्स होगा वो निकालने के लिए बाकी के चार के फोर्स का नेगेटिव भी कर सकते हो, या बाकी चार का फोर्स निकालने के लिए किसी एक का फोर्स का नेगेटिव भी बोल सकते हो। तो जब कोई एक चार्ज रिमूव कर दिया उसके बाद बाकी जो 4 चार्जेस बचेंगे उनका फोर्स निकालने के लिए किसी एक चार्ज के फोर्स का नेगेटिव कर दो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर वो पेज नंबर 2 पे गोल्डन की पॉइंट्स हैं, उसमें जो लास्ट पॉइंट है बिगिनर बॉक्स पूरा कर लेते हैं। ओके इसमें सर। कोई डाउट 11 में? ये क्लियर हो गया पूरा सबका?
क्लियर है, चलो मेरे पास लिखा रहा है क्लियर है, फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर बीबी में मुझसे 15 भी बोला था, तो 15 में द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस 4e and e is L, दो फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस है ना। हाउ अ थर्ड चार्ज क्यू बी अरेंज, अंडर व्हाट कंडीशन विल इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू इज स्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑन द लाइन जॉइनिंग 4e and e, और विल इट बी अनस्टेबल। तो स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा आपको ये बताना है। तो ये आपको तो पता है ना कैसे बताते हैं, चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करो और उसमें फोर्स क्या क्या लग रहे हैं वो देखो, देखो कि किसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा किसका फोर्स कम हो जाएगा, फिर मोमेंट किधर होने वाली चार्ज की, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें डाउट क्या है बताइए, इसमें समस्या क्या थी ये तो बताओ मुझे। अच्छा, तो लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने वैसे स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है। चलो मैं आइडिया दे देता हूँ। दो चार्जेस थे यहाँ पे 4q and q, अब इनके बीच में तो तीसरा चार्ज स्टेबल चार्ज इक्विलिब्रियम पे रखना पड़ेगा, वो यहाँ कहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी पोजीशन ऐसे कुछ आएगी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा स्टेबल या अनस्टेबल, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, अगर उधर डिस्प्लेस करोगे तो इससे डिस्टेंस कम हो गई तो उसका फोर्स बढ़ जाएगा, यहाँ दोनों के फोर्स इक्वल एंड अपोजिट थे और इस पोजीशन पे इसका फोर्स बढ़ गया और उधर वाले का कम हो गया, इससे डिस्टेंस रिड्यूस हो गई तो फोर्स कम हो गया, इससे डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स बढ़ गया। मैंने मान लिया कि बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा था, अब नेट में फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट के उल्टा फोर्स आ रहा है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मूवमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है फॉर पॉजिटिव चार्ज, बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो, ठीक है। चलो उसके बाद बीबी में और कोई डाउट, बीबी में और कोई डाउट किसी का भी? बिगिनर बॉक्स में कोई भी नहीं है, वेरी गुड। चलो बीबी कंप्लीट, तो उसके बाद कोई गोल्डन की पॉइंट का क्या बोल रहा था बताइए। सर गोल्डन की पॉइंट्स का लास्ट पॉइंट जो है वो वाला एक बार बता दीजिए। क्या पॉइंट है पढ़ो। For a relativistic charge particle, q by m decreases as v increases, where v is speed of charged body. क्या समस्या है इसमें? व्हाट इज क्यू बाय एम? क्यू क्या है? Specific क्यू क्या है? charge क्यू charge क्या? on body, चार्ज ऑन बॉडी। एम क्या है? mass of body. जब ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के थोड़ा आसपास हो तो तब मास क्या हो जाता है? कुछ याद आ रहा है? ये Relativity. चार्ज इज इनवेरिएबल, मास इज वेरिएबल। चार्ज Yes. अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलूं तो चार्ज बदलता नहीं है और मास चेंज हो जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा हाई स्पीड से चलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है रिलेटिविस्टिक मास बन जाता है और रिलेटिविस्टिक मास का ये एक्सप्रेशन है जो डिनोमिनेटर में लिखा है। तो मास इज अ प्रॉपर्टी which changes with velocity of the body। अगर बहुत हाई स्पीड से बॉडी चलती है तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से उसका मास बदलेगा, मास बदलेगा तो क्यू बाय एम भी बदलेगा, है ना। पर क्यू नहीं बदलता, क्यू इज इनवेरिएबल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कोई चीज कांस्टेंट रहती है तो चार्ज। या Yes sir. ओके, और कोई भी किसी को भी डाउट? बिगिनर बॉक्स 1 से पहले कुछ जितने इलस्ट्रेशन है बच्चों वो भी करना चाहिए आपको। आई होप कि आपने सब करे हैं इलस्ट्रेशन, ठीक है। चलो वेरी गुड, है ना। तो फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोगों का सैटरडे को रिवीजन क्लास रहेगी, जैसा आपको पहले भी बताया गया था। तो सैटरडे को हम लोग हमने रिवीजन में, मुझे ऐसा याद है कि काइनेमेटिक्स का काफी कुछ चीजें कंप्लीट कर ली थी। तो काइनेमेटिक्स में 2D मोशन में रिलेटिव मोशन, 2D में रिलेटिव मोशन, इसके कुछ क्वेश्चंस बचे थे करना, ये चीज अपन ने नहीं देखी थी, तो वो चीज करेंगे। और उसके अलावा फिर एनएलएम वगैरह ये चीज स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप देख कर आ जाना, कोई भी दिक्कत हो तो आप पहले पूछ लेना, ठीक है। तो सैटरडे तक एक काम करना, काइनेमेटिक्स स्टार्टिंग से एंड तक पूरा आप अपने लेवल पे जो भी आपने पढ़ा था 11th में वो सब रिवाइज करना। और कोई भी अगर थ्योरेटिकल पॉइंट में दिक्कत आ जाए
तो सैटरडे को पहले तो वो चीज क्लियर करना अपनी, वो चीज पूछ सकते हो मेरे से, उसके बाद फिर अपन आगे की चीज सीखेंगे, ठीक है। चलो, और टेस्ट का क्या सिलेबस है, टेस्ट का सिलेबस जितना उस दिन तक हो जाएगा वो सिलेबस रहेगा। हर टेस्ट के लिए सिलेबस पूछना ही नहीं चाहिए आपको, जो भी उस दिन तक हो जाएगा, जैसे टेस्ट संडे को है तो सैटरडे तक जो भी हो जाएगा वो पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है। चलो, ये आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही है ना, आपको हम बार बार नहीं बताते रहेंगे, आपको रोज ढंग से पढ़ना है, जो क्लास में चल रही चीजें आपको जो दिया जा रहा है होमवर्क वो करके लाना है। टेस्ट में उतनी चीज पूछी जाएगी जो आपको कराया गया है, ठीक है। चलो, और 11th क्लास का ऑफकोर्स जब रिवीजन क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो 11th क्लास का सिलेबस रहेगा, है ना। जैसे 11th में अभी वेक्टर्स, एनालिम, काइनेमेटिक्स, ये 3 टॉपिक सिलेबस रहेगा 11th क्लास का। चलिए, रे ऑप्टिक्स नहीं आएगा, रे ऑप्टिक्स क्योंकि कई बच्चों का एडवांस बेसिस में नहीं थे तो उनका नहीं हुआ है, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक आपका रे ऑप्टिक्स का जितना पढ़ा है उतना टेस्ट ले ले अपन, ठीक है। जो एडवांस बेसिस में थे और जो नहीं थे वो उस टेस्ट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो, अपन आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गई, तो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सब बच्चे 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े हुए हो, है ना, आपको पता है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो लेट मी आस्क यू व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां से चालू करते हैं अपन। तो बताइए, मेरे पास कुछ रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। कोई माइक ऑन करके बोल के समझाएगा मुझे, ये फील्ड शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस फील्ड, फील्ड क्या होती है? रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। और कुछ सही बात है, बिल्कुल। और कोई वर्ड? सर, हाँ एक हाँ, पूरा पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया जहाँ पे कोई फोर्स लग रहा हो जो एक रीजनल फोर्स ही हो। ठीक है। और कुछ? सही बात है, ये गलत नहीं है आपका, बिल्कुल सही है। और कोई लैंग्वेज? सर, एक एरिया Force- जिसमें आप फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो भी है ठीक है, सब सही बोल Force रहे हो। acting on a हाँ, unit एक mass. एरिया, एक एरिया जिधर एक पार्टिकल दूसरे किसी पार्टिकल पे अपना फोर्स लगा सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। तो सभी बच्चे सही बोल रहे हैं, सबने अलग अलग वर्ड यूज करने की कोशिश करी, तो सभी सही कह रहे थे कि एक स्पेस, रीजन, एरिया जहां पर एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है, उस प्रॉपर्टी की वजह से एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से दूसरे किसी मास पे फोर्स लगता है। जैसे इस रूम में, मैं जिस रूम में आपको पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड है, सब अपने अपने आसपास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो मैं अगर एक पेन को यहाँ पे रिलीज करता हूँ, तो विदाउट एनी टच, विदाउट एनीथिंग टचिंग इट, कोई इसको टच नहीं कर रहा है, स्टिल इट इज इन मोशन, इट इज एक्सेलरेटिंग। if it is accelerating there must be some force on it, if it is accelerating there must be some force on it and we have not touched it, इसको किसी ने टच नहीं करा बट स्टिल ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है बिना किसी के कांटेक्ट के। जो फोर्स स्पेस में बिना टच के लग जाए, ऐसे फोर्सेस के लिए अपन बोलते हैं कि स्पेस में फील्ड क्रिएट हुई है। जैसे ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होती है ड्यू टू मासेस, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बोलते हैं कि चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। अ चार्ज प्लेस्ड एट सम लोकेशन क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस and this electric field is applying force on other charges in that space. हम चार्ज की जो प्रॉपर्टी है ना कि उस स्पेस में दूसरे किसी चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, ये प्रॉपर्टी को हम समझने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी से दैट अ चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट सिमिलर टू अ मास, अ मास क्रिएट्स मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से किसी दूसरे मास पे फोर्स लगता है, वैसे ही एक चार्ज की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में बी अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस ड्यू टू विच एनी टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द स्पेस एक्सपीरियंसेस फोर्स। किसी स्पेस में अगर ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसमें किसी चार्ज पे फोर्स फील हो रहा है, तो स्पेस में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो, तो पहले तो अपने थोड़ा सा आइडिया समझाया मैंने आपको, मेरे वर्ड्स बताए, आपने भी सही कहा था सबने, ठीक है। तो ये पहले लिख सकते हो आप, है ना, लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस ड्यू टू विच चार्जेस फ्रीली
फोर्स इन स्पेस। ये स्पेस की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस स्पेस में कुछ चार्ज है तो वो फोर्स फील करता है। अब कितना फोर्स फील कर रहा है, इससे अपन डिफाइन कर देते हैं स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने समझा है क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं। क्वांटिटी क्या होती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में ईएफ लिख रहा हूं, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो आप डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना चार्ज लाया है, ठीक है। अब चार्ज दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस पे फोर्स की डायरेक्शन, माइनस पे फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूंगा बस, तो मैं तो दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दूंगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दो डायरेक्शन हो सकती है। तो कन्वेंशनली किसी एक चार्ज को लेकर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे, अदरवाइज फिर डेफिनेशन ऐसी चीज हो जाएगी जो दो चीज दे देगी। तो हम है ना कन्वेंशनली यूज कर लेते हैं चार्ज को पॉजिटिव, चार्ज विच इज पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए वी यूज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसी पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, उस चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा है वो डिवाइड बाय चार्ज का अमाउंट कितना था। दिस गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसमें एक्सप्रेशंस वाइज लिखो तो इट विल बिकम, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इज सिंबल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और वो वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर लगाया मैंने, तो वो हो जाएगा फोर्स को अपन एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और चार्ज को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो अगर टेस्ट चार्ज है जिस पे फोर्स लग रहा था एफ वेक्टर, तो ये आ जाएगा। और ये एफ किस पर है, ऑन क्यू पे लगने वाला फोर्स। चलो तो ऐसे अपन ने डिफाइन कर दिया। ये बात समझ में आई, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिफाइन करिए। अब ये जो चार्ज लाए अपन, ये चार्ज होना चाहिए बहुत छोटा, अदरवाइज क्या होगा कि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते, तो इसकी वजह से दूसरे चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल हो सकते हैं जिनने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, और वो अपनी जगह से डिस्टर्ब हो गए, तो हमारे टेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम मेजर करना चाहते हैं वही चेंज हो जाएगी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, तो जो चार्ज लेके आना चाहिए वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दे, जिस सिस्टम के हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो इस चार्ज को छोटा लेते हैं अपन हमेशा। तो मैं एक मैथमेटिकल तरीका लिखने का कि चार्ज छोटा है, वो हो जाएगा कि लिमिट dq टेंडिंग टू 0 f वेक्टर ऑन dq डिवाइड बाय dq। हम इस तरह से लिख देते हैं इस चीज को मैथमेटिकल लिखने के लिए कि भाई हम चार्ज छोटा लाना चाहते हैं। तो मैथमेटिकली दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन that electric field vector is actually force on dq divided by dq where dq is very small। चलो क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, इसमें कोई भी डाउट? दिस डेफिनेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। वहां पर भी आप ऐसे ही करते होंगे। ग्रेविटेशन में भी शायद आपने, शायद पता नहीं मुझे, पर आपने शायद ये करा होगा कि मास छोटा लाना चाहिए, नहीं तो बाकी मासेस डिस्टर्ब कर जाएंगे। ठीक है, चलो तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिफाइन करी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अपन पॉइंट्स लिखते चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली चीज समझ में आ रही कि फोर्स बाय चार्ज, चार्ज स्केलर, ये वेक्टर, तो वेक्टर होना चाहिए, ई इज वेक्टर, ई वेक्टर होगा। सेकेंड चीज, इसको डिफाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना चाहिए, अपनी डेफिनेशन में समझ में आया था, टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव टू डिफाइन ई वेक्टर। इसी चीज, चलो इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो फोर्स बाय मास, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt - 2, चार्ज की डायमेंशन होती है at, तो ये डायमेंशन हो जाएगी e की, डायमेंशंस ऑफ e। इसको अरेंज करके आप लिखना, मैं सब कुछ नहीं करूंगा, आपको छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, अगली चीज यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम, है ना। आगे अपन पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर भी होती है इसकी यूनिट, वोल्ट पर मीटर क्यों होती है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वोल्ट मुझे समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगा ये। अभी बस याद रख लो कि वोल्ट पर मीटर भी ऐसा ही यूनिट है, ये एग्जैक्टली सेम चीज है। न्यूटन
पर कूलम या वोल्टमीटर मीटर एग्जैक्टली सेम चीज है। तो ई से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख रहे थे अपन। अब इलेक्ट्रोसिटी का फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रोसिटी का फोर्स ही कंजर्वेटिव है तो अगला पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं। फोर्स हो गया था, फिर इट इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोसिटी का जो फोर्स है, आप देखते जाइए, कोई डाउट हो तो बोलते जाइएगा, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सब चीज आसान है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको जहां भी दिक्कत लगे आप मुझे माइक ऑन करके बोल सकते हो। 6 कंजर्वेटिव के बाद, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है और फोर्स बाय चार्ज ही तो है, तो यहाँ भी सुपरपोजिशन फॉलो होगा, तो सुपरपोजिशन फॉलो होगा। जैसे किसी पॉइंट पर मुझे स्पेस में बहुत सारे चार्जेस है, उनकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर एडिशन कर दूंगा, जैसा कि फोर्स में करते थे अपन। फोर्स निकालने के लिए हर एक की वजह से फोर्स का वेक्टर एडिशन करते, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन कर देंगे। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपन ने कुछ सिंपल सी चीजें, कुछ पॉइंट्स लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, देख लीजिए, कहीं भी कोई भी डाउट इनमें। These are not all the properties, कुछ प्रॉपर्टी लिखी है अभी मैंने, इनमें कोई दिक्कत? हेलो सर। हाँ सर आपने वहाँ पे डी क्यू लिखा है, फिर रिमेक लगाने का क्या मतलब है? फिर से रिमेक बोलिए। की जरूरत है? डी क्यू लिखा है ना सर आपने सर, हाँ तो रिमेक क्यों लगाई सर? फिर आपने डी क्यू को अपने आप में बहुत छोटा हो जाएगा। dq छोटा हो जाएगा, लेकिन वो मतलब टेंडिंग टू जीरो है, इसके लिए मैंने लिख दिया, मतलब इसमें कुछ गलती नहीं है ऐसे, देयर इज नो मैथमेटिकल मिस्टेक इन दिस। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ऐसा। सर आपने अभी बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स भी होती हैं? Yes, there are non-conservative field. In fact, this statement that electric field is conservative, this is only true in case of चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसके लिए। तो ये मैं थोड़ा सा अगर डिटेल में और जाता, अभी जरूरत नहीं थी जाने की, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं था। दिस आर कंजर्वेटिव बट प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस ओनली, प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस ओनली। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ बदलती है, मैग्नेट्स आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अगर वेरी कर रही हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है जो नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये कंजर्वेटिव स्टेटमेंट अभी के लिए सही था। कोई भी पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसी फील्ड है तो कंजर्वेटिव ही बोलते हैं। स्पेशली मेंशन करा जाता है मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को, अदरवाइज अपन तो मान के चलते कि चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं दीज आर कंजर्वेटिव, और जो मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के साथ बदलने से मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। तो वो आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे उस चीज को। ठीक है, यस। सेकंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है मैंने? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए चार्ज ले रहे हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, वो पॉजिटिव लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए। चलिए, और कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? आई होप ये तो सब समझते ही है। कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड होती है जिनके अगेंस्ट किया गया काम लॉस्ट नहीं होता है। उनके अगेंस्ट आप काम करो ना तो वो काम किसी चीज में स्टोर हो गया और वो वर्क आपको वापस मिल जाता है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप काम करो तो वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया काम पूरा लॉस्ट होता है, आपको वापस एनर्जी के फॉर्म में नहीं मिल पाता है। जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट किसी ब्लॉक को मैं डिस्प्लेस करूं तो ब्लॉक में टेंडेंसी नहीं होती वापस आने की, पर ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ब्लॉक को ऊपर ले जाए तो उसमें टेंडेंसी होती वापस आने की, और वो जो आपने वर्क करा वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। धीरे धीरे और प्रॉपर्टी देखेंगे अपन, है ना। फिर आगे बढ़ते, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। स्पेस में क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो स्पेस में अलग अलग चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, सिंगल मास के लिए अलग आती है, मल्टीपल मासेस के अलग आती है, तो वैसे यहाँ पर भी अपन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके एक एक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। ठीक है, एक एक करके एक एक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं।
चलो किसी को कोई डाउट नहीं आता, बहुत बढ़िया। तो नाउ लेट अस स्टार्ट एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पॉइंट चार्ज जहां है उसी को मान लेते ओरिजिन है ना, क्योंकि हमको पता नहीं कहाँ है पॉइंट चार्ज। तो मैंने जिस जगह चार्ज था उसी को ओरिजिन बोल दिया। मेरे एक्स वाई एक्सिस मैंने वैसे मान लिए, दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, दिस इज सपोज वाई एक्सिस, एंड आई हैव अ चार्ज एट ओरिजिन, लेट्स से दिस चार्ज इज क्यू। ठीक है, अब इसकी वजह से किसी पोजीशन पर मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। लेट्स से एक पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वहां पे छोटा सा चार्ज लेके आते हैं, यहाँ पे चार्ज रखते हैं dq, और dq पे फोर्स क्या लगेगा वो देखते हैं। अच्छा, p का जो पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं कि वो r वेक्टर था, तो आप फोर्स वेक्टर लिख सकते हैं क्या उस पे लगने वाला? फोर्स वेक्टर पता है कि आपको लिखना आता है? बताओ, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स वेक्टर आप लिख सकते हो क्या? यस, बच्चे बोल रहे हैं यस। क्या लिखूं मैं? बोलो, मैं लिखता हूं। बोलो, फोर्स वेक्टर ऑन टेस्ट चार्ज dq placed at point P। क्या लिखो? Anyone? kq by dq upon r square into a unit vector of r। बिल्कुल सही। चलो, यूनिट वेक्टर ऑफ आर का क्यूब हो जाएगा, यूनिट वेक्टर उधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो k चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का क्यूब करेंगे अपन, टाइम्स वेक्टर लिख देंगे। और अगर यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो यहाँ आर स्क्वायर कर दूंगा मैं, उधर अगर यूनिट वेक्टर करूंगा तो ये होता है फोर्स वेक्टर का फॉर्मूला। अब फोर्स वेक्टर आ गया, इसको dq से डिवाइड करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल जाएगा मुझे। दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर व्हिच इज डिफाइंड एज फोर्स वेक्टर अपॉन dq, दिस शुड इक्वल टू kq अपॉन mod r वेक्टर क्यूब टाइम्स r वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाले अगर, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाले अपन, तो ये r वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ r और नीचे मॉड ऑफ r का स्क्वायर था, सिंगल मॉड ऑफ r स्क्वायर बचेगा बस, kq बाय मॉड ऑफ r का स्क्वायर बचेगा, है ना। इसकी लेंथ मान लेते हैं मॉड ऑफ r इज r, ये डिस्टेंस r थी, की पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस r थी, जिसको अपन kq बाय r के लिख सकते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास kq बाय r स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल वही इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन वाली चीज हो गई पूरी सारी, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट चीजें दिख रही हो क्या आपको? वहां g/r स्क्वायर होता है, यहाँ kq/r स्क्वायर होता है। इनफैक्ट ग्रेविटेशन में कई चीजें आपको ऐसा बोला होगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख लोगे, ऐसा बताया होगा। तो अपन यहाँ पे ज्यादा चीजें करेंगे और वो चीजें उल्टा ग्रेविटेशन में भी लगा लेंगे आप। ठीक है, यस। चलो, तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई दिक्कत इसमें? देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। मेरे पास कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मॉड्यूल में चैप्टर ग्रेविटेशन 2 दिया है। यस, बिल्कुल सही। मॉड्यूल में ग्रेविटेशन 2 इसलिए दिया गया है ताकि आप कंपैरिजन समझे, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने दिए हुए उसके अंदर। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने डिराइव करी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेट्स ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस, लेट्स ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस। इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। तो इधर की चीजें हटा रहा हूं मैं, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए किसी एक डायरेक्शन में चल के ग्राफ बनाएंगे अपन, है ना। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। ठीक है, ये हमने चार्ज रखा हुआ था ओरिजिन पे, दिस वाज ओरिजिन, जो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस था। तो यहां से किसी डिस्टेंस पे गए, चलो एक्स डिस्टेंस पे गए, तो हमने अभी पढ़ा था कि चार्ज से आर डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू बाय आर स्क्वायर था। तो यहाँ एक्स डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने सिर्फ ई बोल दिया। अच्छा, मैं पीछे की तरफ आके देखता, यहाँ कहीं पे देखता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती, फोर्स इधर लगता ना चार्ज पे। मैं अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखूं तो इस चार्ज की वजह से उधर रिपल्शन का फोर्स लगेगा,
टेस्ट चार्ज यहाँ रखो तो रिपल्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही आएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, पर इस डायरेक्शन में चेंज हो गई, सही बात है, डायरेक्शन में चेंज हो गई। तो इस साइड और उस साइड में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज है। अब हम डायरेक्शन में चेंज हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैसे समझाएंगे? उसको समझाने का हमारा तरीका होता है कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स, अगर एक तरफ पॉजिटिव बोलेंगे तो दूसरी तरफ नेगेटिव दिखाएंगे, ये हमने समझा। और मैग्नीट्यूड के क्यू बाय एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के इनवर्स पे डिपेंडेंट है, तो आप जानते ही है ऐसे ग्राफ कैसे बनेंगे। 1/x स्क्वायर का ग्राफ दिखने में पैराबोला जैसा ऐसा दिख जाएगा, दूसरी तरफ यही नेगेटिव में दिखाएंगे अपन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में रिवर्स थी। तो ओरिजिन पे अगर पॉइंट चार्ज रखा हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया अपन ने। देखिए ग्राफ, दोनों साइड मैंने डायरेक्शन चेंज करी है, इसीलिए क्योंकि चार्ज से अगर मैं राइट में गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट डायरेक्शन में तो लेफ्ट में हो जाता है। देखो कोई दिक्कत? ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी, फिर उसकी वजह से एक्स एक्सिस के अलावा उसका ग्राफ बनाया। तो कोई भी डाउट यहाँ पे? देखो अच्छे से, इज दिस क्लियर? बच्चे रिप्लाई करिए सब, यस और नो। क्लियर? चलो यस मेरे पास आ रहा है, वेरी गुड, ओके। अभी बताओ मैं चार्ज नेगेटिव लेता तो क्या होता? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता नेगेटिव चार्ज से? अगर मेरा ये चार्ज जो ओरिजिन पे है वो नेगेटिव होता तो क्या होता? मैग्नीट्यूड में तो फर्क नहीं आता, बिल्कुल सही है ना। यस, डायरेक्शन विल चेंज, बिल्कुल सही है ना। एक नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखता है हम तो टेस्ट चार्ज, उससे फोर्स इस तरफ आता ना फिर। तो अगर चार्ज नेगेटिव होता तब भी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये जो ग्राफ हो गया वो हो गया फॉर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ग्राफ फॉर पॉजिटिव चार्ज। चलो अब ग्राफ बनाएंगे फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वही एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पे नेगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ माइनस क्यू रखा है, कैपिटल क्यू बोला था मैंने। अब हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कहीं पे चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, तो उस पर अट्रैक्शन का फोर्स आएगा, तो अब प्लस डायरेक्शन में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेगी, और माइनस में जाएंगे तो पॉजिटिव में दिखेगी। तो इसलिए अब जो ग्राफ दिखना चाहिए आपको, मैं छोटा ग्राफ बना रहा हूँ, जगह मेरे पास नीचे थोड़ी कम है, तो इधर की तरफ नेगेटिव दिखा देना और उधर की तरफ पॉजिटिव दिखा देना, ऐसा ग्राफ होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा ग्राफ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छे से देखो दोनों ग्राफ को, है ना। और ये समझो कि मैंने चार्ज की लोकेशन पे इन्फिनिटी क्यों दिखाई है, बिकॉज जितना एक छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो एट द लोकेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। यस, चलो अब ग्राफ देखकर आपको एक चीज और क्लियर हो रही होगी कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में आइडेंटिफिकेशन हो सकता है अगर हमें उनके ग्राफ पता है। हमें किसी ने एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ दे दिए, तो जिस लोकेशन पे चार्ज रखा हुआ है वो हमको दिख जाएगा, जिस भी लोकेशन पे चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड विल शूट टू इन्फिनिटी। जहां चार्ज रखा होता है एग्जैक्टली एट दैट लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल शूट एट इन्फिनिटी। सपोज चार्ज ओरिजिन पे नहीं रखा है, कहीं और रखा है, और किसी ने एक्स एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दे दिया कि एक्स एक्सिस पे अलग अलग लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसका ग्राफ दे दिया, तो जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड विल शूट अप इन्फिनिटी। एंड नेगेटिव के आइट साइड में और पॉजिटिव के आइट साइड में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डिफरेंट होती है। पॉजिटिव के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, नेगेटिव साइड में नेगेटिव, और यहाँ उल्टा होता है। तो इससे आपको चार्ज का साइन समझ में आ सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद इसका यूज करूंगा, पर ये आपको याद होना चाहिए। चलो, तो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर ली, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ग्राफ सब देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मेरे पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज स्पेस में, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं मैं एक पॉइंट पे, और फिर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टर एडिशन कर सकता हूं, है ना। तो उस चीज पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये सब हो गया तो सब हटा दूं, सब हटा दूं, यस, ओके।
चलो तो अपन अब मल्टीपल पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मल्टीपल पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले तो आसान क्वेश्चन से चालू करते हैं अपन। लेट्स से एक चार्ज यहां रखा है मेरे पास Q, एक चार्ज यहां रखा है Q। इन चार्जेस की पोजीशन ये थी 0,a, ये थी 0,-a और ये x एक्सिस। आपसे मैंने पूछ लिया x एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। फाइंड E वेक्टर एट अ पॉइंट P ऑन x एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट है x, 0। चलो करो, ये ट्राई करो आप एक बार। आपको पता है कि पॉइंट चार्जेस की वजह से फोर्स कितना लगता है, आप वेक्टर एडिशन जानते हो तो आप कर सकते हो। जीरो कॉमा ए, 0,-a, दिस वर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट चार्जेस, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कोई आंसर इतनी देर में तो आंसर आएगा ना सीधा। चलो आ गया, वेरी गुड। गगनदीप का आ गया, तो गगनदीप सेंड करिए आंसर। बाकी बच्चे भी जल्दी से करके दीजिए आंसर, लिख के भेजिए मुझे। चलो मुझे सिद्धेश का दिख रहा है, ठीक है। काफी बच्चों का सही दिख रहा है आंसर, वेरी गुड। एक्चुअली ये क्वेश्चन करा हुआ है हमारा, है ना। अगर आप याद करो, मैंने दो पॉइंट चार्जेस के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y हाइट पे आपसे पूछा था कि वहां पे चार्ज रख दो तो फोर्स क्या होता है। उसका अपन ने ग्राफ भी बनाया था, और वो एक पॉइंट पे मैक्सिमम होता है ये भी बनाया था। तो वही तो सिचुएशन है। मैंने आपको क्वेश्चन जो कराया था उसमें दो पॉइंट चार्जेस ऐसे एक्स एक्सिस पे दिए थे और ऊपर पूछा था, उसको मैंने तो घुमा के दे दिया। दो पॉइंट चार्जेस ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, तो आपको फोर्स निकलवाया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो अब तो आप, ठीक है। इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। दोनों सिमेट्री से इक्वल अमाउंट की होगी, है ना। दिस एंगल इज थीटा, ये दोनों इधर थीटा थीटा ही एंगल होंगे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी सेम है। कितना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट? वो होगा k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस विल बी दिस, that will be, this is a, this is x, तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस x। तो e cos थीटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2e cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट यहाँ पे होना चाहिए 2e cos थीटा, 2e times cos theta, and what will be cos theta? It will be base upon hypotenuse, so base is x और hypotenuse इसी का रूट होगा, तो पावर 1 plus half will be 3/2, ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है। मैं इसका ग्राफ पूछूं तो ये भी आता है आपको। मैं पूछूं कि किस लोकेशन में मैक्सिमम है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, याद करिए, है ना, पढ़ा हुआ है बंदी। यस, वेरी गुड। चलिए, इसमें किसी को कोई भी डाउट? मुझे जल्दी से रिप्लाई करो, कहाँ पे मैक्सिमम होगी, किस डिस्टेंस से मैक्सिमम होगी। सोच समझ के रिप्लाई करना। कुछ का सही दिख रहा है, कुछ का गलत दिख रहा है। सर्वेश गलत है, रचित गलत है, अनुष्का रिप्लाई करिए।
चलो काफी का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, तो हम बिल्कुल सही, कृति गलत है, अनुष्का वेरी गुड। चलो काफी बच्चे का रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड, सम्यक वेरी गुड। चलो तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना था कि मैंने इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2a दी है। मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था जहाँ आपने डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमम लोकेशन निकाली थी, वहां डिस्टेंस d थी तो d/2√2 आया था, d/2√2 आया था। अब डिस्टेंस है 2a, तो 2a/2√2 करोगे तो a/√2 पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दिखेगी, है ना। ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। चलो और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के, तो जितना कूलॉम्स लॉ में क्वेश्चन करे वैसे सारे क्वेश्चन यहाँ भी बन सकते हैं, है ना। जैसे चलो अब सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा है, बताओ उसके सेंट्रॉइड पे, बताओ उसके सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, बोलो। 0। एक पेंटागन है, इसके चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, पेंटागन है उसके चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, बताओ उसके सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। एक पेंटागन है, उसके चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, बताओ उसके सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। चार्ज क्यू मान सकते हो, साइड लेंथ ऑफ पेंटागन ए मान सकते हो, रेगुलर पेंटागन, बिल्कुल सही। हाँ असीम ठीक है, गगनदीप फंस गए आप। चलो कुछ बच्चों के रिप्लाई सही आ रहे हैं और कुछ के गलत भी आ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था शायद सुना नहीं कुछ बच्चों ने। मैंने बोला एक पेंटागन है और 4 कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, तो 4 कॉर्नर थोड़ी होते पेंटागन के, 5 होते, पांचों पे क्यू चार्ज रखोगे तो 0 आंसर होगा। तो कई बच्चों का आंसर 0 जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। आंसर शुड बी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज ओनली, एक सिंगल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही चार्ज की वजह से मिल के आ जाएगी, ठीक है। ओके वेरी गुड। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मैं और चेंज कर सकता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो क्या जवाब देते। एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती। बिल्कुल सही गगनदीप, गोपाल वेरी गुड। तो काफी बच्चों का सही रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड। यहाँ पे इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और केवल इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज a√3/2, उसका स्क्वायर करते हैं, ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छा, एकदम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना, एकदम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, अभी आपने बताया था मुझे, इसके एकदम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। सेंटर से थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे जाता मैं, थोड़ा सा डिस्टेंस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड या सेंटर से स्लाइटली नीचे जाता, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, कैन यू टेल मी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वेदर इट इज अप और वेदर इट इज डाउन, अप और डाउन। चलो अच्छे से सोच समझ के बोलो, जल्दबाजी मत करो, डोंट है ना, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, ठीक है। सबके मिक्स रिप्लाई आ रहे हैं, किसी का अप किसी का डाउन। सम्यक, सम्यक व्हाट इज योर आंसर, सम्यक का आया अपवर्ड्स, ठीक है, सम्यक गुड, सारे चार्जेस पॉजिटिव है। आकाश अपवर्ड, ठीक है। यशवर्धन गलत, कुशागर ठीक है। चलो करेक्ट आंसर इज अप, करेक्ट आंसर इज अप। देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये इधर का हटा दो, ये सब जो लिखा हुआ था। You know what is the electric field due to 2-point charge system, and that electric field should have a graph like this. That electric field should have a graph like this. 2-point charge के सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस वो ऐसी हो जाएगी, और यही वाला क्वेश्चन है ये। इन दो की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं पे देखेंगे तो उसका ग्राफ ये होगा। प्लीज अब ध्यान दीजिएगा, है ना। ये मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपको याद है a बाय, ये अगर टोटल डिस्टेंस 2a थी तो a/√2 पे आती है। अब इनके बीच की डिस्टेंस a है तो a/2√2 पे मैक्सिमम आएगी।
a/2 √2 पे मैक्सिमम आएगी इन दो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस लाइन पे मैं प्लॉट करूं, इस वर्टिकल लाइन पे, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली 0 और यहाँ से x डिस्टेंस जैसे जैसे जाऊंगा ऊपर वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस सेंट्रॉइड फ्रॉम दिस मिड पॉइंट ऑफ द लाइन? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड यहाँ से कितनी होती है? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड यहाँ से कितनी होती है बताओ? a/2 √3. हाँ, थोड़ा लाउडर। a/2 √3. a/2 √3, ठीक है। दिस डिस्टेंस a/√3 आती है और ये आ जाती है a/2 √3, ठीक है। दिस a/2 √3 a/2 √2 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा. बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। चलो बच्चे बोल रहे हैं यस स्मॉलर है ना। तो जो सेंट्रॉइड है उसकी डिस्टेंस वो इससे थोड़ी सी स्मॉलर, यहाँ कहीं पे इस लोकेशन पे आ रही है, ठीक है। ये लोकेशन है जहां कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहां से थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, यहां से हमको समझ में आ रहा है कि इन दो की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, आ रहा है। और यहां से थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो ये ग्राफ मुझे बता रहा है इस पॉइंट से आगे जाने पे डिस्टेंस बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, डिस्टेंस कम होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ये चीज समझ में आ रही है? ये जो यहाँ डिस्टेंस है हमारे ग्राफ में, ये हमारा एक्सिस, ये वाली एक्सिस हो गया सेम चीज, ठीक है। सो a/2 √3 दैट पॉइंट इज समवेयर हियर, है ना। सो अगर मैं यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करूंगा तो मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू इंक्रीज हियर। तो इन दो की वजह से मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, थोड़ा नीचे आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस। ड्यू टू दिस टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा नीचे रिड्यूस होगी और ऊपर वाले चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी। तो डायरेक्ट तो हम बोल नहीं सकते कि नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की रिड्यूस हो रही है, तो किसकी ज्यादा किसकी कम ये बोल नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन आप अगर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देखो, इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है kq/x², है ना। अगर उससे मैं x डिस्टेंस पे जाके देखूं, ठीक है। और इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था उसमें क्या एक्सप्रेशन आता था? वो आता था k2kqx, यहां से डिस्टेंस जिसमें x मारी थी अपन ने, अपॉन, इसको y बोल देते, एक काम करते, अपॉन y² प्लस a² a/4 हो जाएगा इस केस के लिए, अपॉन 3/2। ये एक्सप्रेशन था। यहाँ पे ओवरऑल y के साथ कैसा डिपेंडेंसी वो चेक कर लो, और किसका स्लोप स्ट्रॉन्गर है वो चेक कर लो, तो उससे समझ में आ जाएगा किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांगली चेंज हो रही है, और दोनों में से किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने वाली है, इस चार्ज की या इन दोनों की। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा उससे। चलो कुशाग्र बोल रहा है बेस तो a/√3 डिस्टेंस का है, बेस a/√3 का है। क्या कह रहे हो आप? a/2 √3 होता है ना ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है a/√3 और ये हो जाती है a/2 √3। हेलो सर। हाँ सर हम इसे इक्विलिब्रियम से नहीं कर सकते क्या? जैसा कि वो सेंटर पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो उसको अगर थोड़ा सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सर वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, टेस्ट चार्ज हमारा, और आसपास भी सारे पॉजिटिव है, हाँ तो फिर वो तो रिपेल ही करेंगे तीनों से। नहीं, अगर इक्विलिब्रियम होगा पर स्टेबल है ये नहीं पता ना। स्टेबल बोल दिया आपने, इसका मतलब तो आप कंफर्म होगा ना, इससे थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स ऊपर की तरफ आ गया। हाँ, तो स्टेबल आपको फोर्स की डायरेक्शन के बिना कैसे पता चलेगा? ठीक है चलो। सर बेस से सेंट्रॉइड a/√3 है। बेस से सेंट्रॉइड टोटल ये हाइट कितनी होती है अपनी? a cos 30, तो a√3/2 होती है, उसका 2/3 डिस्टेंस होती है ये, और ये 1/3 होती है ना। तो 2/3 डिस्टेंस विल बी a/√3 और 1/3 विल बी a/2 √3। दिस डिस्टेंस इज a/2 √3। तो ये हमने सही लिया है। कुछ बच्चे पता नहीं a/√3 क्यों बोल रहे हैं, दिस इज a/2 √3, ठीक है कुशाग्र, ठीक है कुशाग्र, योर डाउट क्लियर? सेंटर पे इक्विलिब्रियम है, नीचे जाएंगे तो टॉप चार्ज की फील्ड रिड्यूसेस एंड बेस चार्जेस का रिपल्शन इंक्रीजेस टू स्टेबल इक्विलिब्रियम।
ओके, यशवर्धन कुछ बोल रहा है। यशवर्धन, मैंने आप जो बोल रहे हो वही चीज समझाइए यहाँ पे, मैंने ध्यान दीजिए सभी बच्चे। सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली अपोजिट हो गई, तभी नेट 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो रही है और इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो रही है। आप इस पॉइंट से थोड़ा नीचे जाओगे, ये मैं नीचे गया, अगर इस पॉइंट से नीचे जाना मतलब इन दोनों से जो वर्टिकल डिस्टेंस है y वो रिड्यूस होना। इफ y is reduced, then due to these two charges electric field is reducing and due to top charge electric field is again reducing. टॉप चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है और उन दोनों चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, समझे? तो आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि यहाँ पर किसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग या एकदम बिना जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे जब तक दिखेगी नहीं। तो सेंटर से थोड़ा सा डिस्टेंस जाने पे निकालो, चेक करना सेंट्रोइड से किसी डिस्टेंस x पे, तुमको यहाँ से डिस्टेंस पता है, यहाँ से डिस्टेंस पता है, तो x का कुछ डिस्प्लेसमेंट मान के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां पे, देन आपको समझ में आएगा किसकी स्ट्रॉन्ग किसकी वीक है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन देने वाला था आपको, इसके लिए मैंने आपको ये चीजों का आइडिया दिया। चलिए, अब मैंने क्यों बताया ये सारी चीजें, इस पे आते हैं अपन। तो ये हटाता हूं मैं। एक होमवर्क के लिए आप सबके लिए क्वेश्चन, आई हैव अ ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टाइस पे इक्वल चार्ज है Q, जिसके तीनों वर्टाइस पे इक्वल चार्ज है Q। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के एरिया के विद इन मुझे कितने ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जहां पर एक छोटे से चार्ज Q को अगर मैं रखूं तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। इस ट्राइंगल के एरिया के विद इन मुझे कितने ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जहां पर एक टेस्ट चार्ज स्मॉल q को रखे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। हाउ मेनी पॉइंट्स इनसाइड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल देयर बी एट विच द चार्ज q विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैंने पूछा पोजीशंस, नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशंस एट विच q विल बी इन इक्विलिब्रियम। अंदर किसी पोजीशन पे क्यू रखा है, ठीक है, इनसाइड ट्राइंगल। चलो, तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और इसके लिए थोड़ा कुछ अपन यहाँ डिस्कशन करा जिससे आप लोगों को शायद हिंट मिल रही होगी कि कैसे करना है। अब ये मैं बता नहीं रहा आपको कैसे करना है, आप लोग को होमवर्क में दिया है मैंने, करके लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नोट कर लीजिए अच्छे से। राघव कुमार झा, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, और होमवर्क दिया है तो कल करके लिया ना, जल्दबाजी नहीं है। असीम दिमाग लगाओ, जल्दबाजी मत करो, आपका आंसर सही या गलत है मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है सही है हो सकता है गलत हो, है ना। जल्दबाजी मत करो, अच्छे से सोच समझ के विद प्रूफ मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक। जो भी बच्चे अब इसका आंसर देंगे मुझे सब बच्चे इसका आंसर बिल्कुल प्रॉपरली लिख कर प्रूफ के साथ देंगे, ठीक है। चलो कुछ आकर, ओके, तो होमवर्क क्वेश्चन क्लियर सबको। इस क्वेश्चन के पीछे करना क्या है इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था, अब ये आप कर सकते हो तो ये आपको करके लाना है। ओके, वेरी गुड, है ना। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, यस, ट्राइंगल इज ऑफ कोर्स इक्विलेटरल, साइड लेंथ ए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो काफी सारे सिस्टम से जिसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड वन मोर सिस्टम। I have a square of side length A, मेरे पास स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ A है, उसके चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए लाइक दिस, चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए लाइक दिस। What is the net electric field at the center of the square? What is the net electric field at the center? Net electric field at center. करिए,
चलिए ये हो जाए तो उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में बताना है एट द पॉइंट पी। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में बताना। स्क्वायर वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। यस, in this question these two plus charges will create electric field along this diagonal lines, and these two minus charges will also create electric field along this line only because they are negative, so they will try to attract a charge placed here. तो अब सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही, इन दोनों की एक ही डायरेक्शन में आ रही है और मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा, सेंटर पे इक्वल डिस्टेंस पे, तो सब ई फील्ड बनाएंगे। तो 2e और 2e, अच्छा ये सेंटर से डायगोनल 45 45 एंगल पे होते हैं, तो 2e cos 45 2e cos 45, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इट शुड बी 2e cos 45 प्लस 2e cos 45, तो इसका डबल हो जाएगा, डबल ऑफ 2e cos 45, cos 45 इज 1/√2, so this is 2√2e, this is 2√2e, where E is electric field due to a charge। अब एक की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, a/√2 है ना, टोटल इज √2 है, उसका हाफ a/√2, तो दैट इज k क्यूब अपॉन a/√2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय 2 आएगा, वो यहाँ 4 होता है, तो आंसर इज 4√2 k क्यूब बाय a स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्टेड लाइक दिस, ये आंसर आ गया। वेरी गुड। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे बताना है वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे बताना है वेक्टर फॉर्म। ये हो जाए तो उसका स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिया है मैंने। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड। करते हैं अपन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट Sir? पी। हाँ सर एक हमने 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो पढ़ा था सर, एक्सिस से रिलेटेड कि अपन ये जो 1 माइक्रो कूलम का आपने चार्ज दे रखा है, अपन हाँ। इसको ओरिजिन पे मान के कर लें। इट इज मिली मिली। हाँ सर, वो 1 मिली कूलम का चार्ज है सर, अपन इस पोजीशन को ओरिजिन मान ले और ठीक है। फिर करें सॉल्व, तो सर उसमें आंसर वेरी होगा मतलब? नहीं, आंसर चेंज नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए सही रहेगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस आप घुमा नहीं रहे हो तो चल जाएगा, पर हमेशा ऐसा मत करना। ठीक है, इतना अपन को जरूरत नहीं पड़ती, इसके बिना ही अपन आसानी से कर सकते हैं इसको भी, है ना। ओके इस सर। पॉइंट से यहाँ का पोजीशन वेक्टर जो होगा इट विल बी 10 - 2 मतलब 8i, 8 - 2 मतलब 6j, तो पोजीशन वेक्टर आपको पता है। अब वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ था आपने, बस वो लगा दो, ई वेक्टर हो जाएगा k q इज 1 मिली, मिली मतलब 10⁻³ अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब इनटू r वेक्टर, तो इसका मॉड कितना होगा 8 6 10 आने वाला, ये उसका क्यूब इनटू r वेक्टर व्हिच इज 8i + 6j। बस सॉल्व कर दीजिए इसे, नीचे 10⁻³ ऊपर जाके -3 हो गया, 9 10⁻6 विल बी 10⁻3, तो 9 × 10⁻3 और इनटू ये 8i + 6j, दिस शुड बी फाइनल आंसर। और यूनिट लिख देना न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन। चलो वेक्टर फॉर्म वहां पे दे दिया था बस बेसिकली मैंने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड है, मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड है, लिखा है मैंने स्क्वायर है, और वो जो डायग्राम बनाया ना वो 3D जैसा बनाया है, मतलब उसके एक्सिस पे, स्क्वायर के एक्सिस पे ऊपर a हाइट पे एक पॉइंट है P, स्क्वायर के एक्सिस पे a हाइट पे पॉइंट है P, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। करो। स्क्वायर के एक्सिस पे पॉइंट है P, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। करो।
पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। यस गगनदीप, इस बार मैंने अलग चीज कर दी है ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा बच्चे। चलो करते। अब की बार देखो क्वेश्चन मैंने ये आपको कई बार करा दिया है, रिवीजन में भी कराया था, कूलॉम फ्लो में भी ऐसे क्वेश्चन कराया, पर मैंने अब की बार है ना थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है। दिस हाइट इज नाउ a, इट इज नॉट a/√2। ठीक है, तो मैं अब इस पॉइंट P को जब इस कॉर्नर से ज्वाइन करूंगा तो दिस एंगल इज नॉट 45। ये जो लाइन यहाँ पे बनेगी, दिस इज नॉट क्रिएटिंग 45 एंगल विद द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। वो एंगल आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस डायगोनल half of the diagonal is a/√2 and if this angle is alpha, तो आप देखो tan अल्फा आपको दिख रहा है a/a/√2, मतलब tan अल्फा इज √2। तो tan अल्फा पता है तो sin अल्फा cos अल्फा सब पता चल जाएगा। और ये a ये a/√2, तो ये साइड लेंथ r तो मिल ही जाएगी आपको। r² विल बी a² प्लस a/2 का स्क्वायर मतलब a²/2, तो r विल बी √3 a/√2। ठीक है, बस अब यहाँ पे Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखकर सबका वेक्टर एडिशन कर दो। Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अलोंग दिस लाइन आएगी। Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलोंग दिस लाइन आएगी, उसका वर्टिकल से कुछ एंगल होगा। इफ दिस इज अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस अल्फा, तो वर्टिकल से 90 माइनस अल्फा, तो वर्टिकल से ये एंगल क्योंकि 90 माइनस अल्फा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ कॉम्पोनेंट वो E sin अल्फा हो जाएगा, है ना। तो टोटल फिर 4 E sin अल्फा हो जाएगी, तो E नेट will be 4E sin अल्फा। अब sin अल्फा और E की वैल्यू डाल दो तो 4E E हो जाएगा KQ/r², इसका स्क्वायर करोगे तो 3/2a² हो जाएगा into sin अल्फा। Now if cos tan अल्फा is √2, sin अल्फा will be perpendicular of hypotenuse, perpendicular is √2, hypotenuse will be इसका स्क्वायर प्लस तो √3 आने वाला है hypotenuse। बस दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ये 2 ऊपर चला गया तो 4 2 8 KQ, इन न्यूमरेटर आया √2, तो 8√2, डिनोमिनेटर 3√2, 3√3 a²। दिस शुड बी द आंसर, 8√2 KQ by 3√3 a²। ये आंसर होना चाहिए। वेरी गुड। कई बच्चों ने गलतियां करी होगी इस क्वेश्चन में, है ना। चलो, जिसकी भी गलती हुई उन्हें क्लियर, मिस्टेक क्या हुई उनकी। वेरी गुड, ओके। ये क्वेश्चन आपके बिगिनर बॉक्स में भी था, आपको शायद बिगिनर बॉक्स करा हो उसमें मिला हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेगा। अगर वहां नहीं मिला तो उसमें चार्ज बदल के दे देते। वेरी गुड सोहम। अगर यहाँ पे चार्ज बदल देंगे तो सोचना, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या करेंगे, या डायगोनल वाले नेगेटिव कर देंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, तो आपके बिगिनर बॉक्स में है क्वेश्चन ऐसा। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट चार्जेस के क्वेश्चन अपन ने देख लिए काफी, बहुत सारे इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अब सब कुछ करते जाएंगे तो फिर आप क्लास में करेंगे तो फिर आप कैसे खुद से करोगे। ठीक है, तो आपको और क्वेश्चन मिलेंगे जगह जगह। अपन कुछ अब नई चीज पे आते हैं, तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अब ग्राफ, है ना। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली चीज लिख लो न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट इज अ पोजीशन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ऐसी पोजीशन जहां हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम की वजह से जीरो मिल रही है उसे बोल देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा क्वेश्चन की न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन बताओ, तो ऐसी पोजीशन बताना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्लियर, ये चीज समझ में आई। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो होगी। तो ग्राफ अगर बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एट दिस लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इट शुड कट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसको भी एक्सिस आप बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सिस में उसकी वैल्यू जीरो। ठीक है, एट न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड कट एक्स एक्सिस।
न्यूट्रल पॉइंट क्या है समझ लिया। तो अपन अब आते हैं ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्राफ ऑफ E वर्सेस X। हम कुछ सिचुएशन देखेंगे जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हमें आता है एग्जांपल वो बताता हूं मैं आपको। मान लो कि एक्स एक्सिस पे हमने ओरिजिन पे क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, वो आपको याद ही है। तो मैं इसी में बना देता हूं, इसी ग्राफ में मान लेता हूं कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं मैं। तो उसका ग्राफ आपको आता है, दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस शुड बी द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा मैंने छोटा बनाया ताकि स्पेस कम ही यूज हो, ये हो जाना चाहिए। बनाया था ना अपन ने थोड़ी देर पहले, सही है ना। ये एक पॉइंट चार्ज अगर ओरिजिन पे रखा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा होना चाहिए। वेयरएज अगर नेगेटिव चार्ज रखा हो, अभी थोड़ी देर पहले इसका भी ग्राफ बनाया था हमने, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या ये क्लियर? दिस पॉइंट क्लियर? ओके, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीपल पॉइंट चार्जेस रख देते हैं, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस रख देते हैं एक्स एक्सिस पे। तो मल्टीपल में अपन आसानी करेंगे चीजें, पहले दो ही चार्जेस रखेंगे। तो लेट्स से दो चार्जेस रखे हुए एक्स एक्सिस पे। अगला केस, नेक्स्ट केस, 2 पॉइंट चार्जेस ऑन एक्स एक्सिस। और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनना चाहिए। सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस, है ना, और कहीं पे हमारे दो चार्जेस रखे हुए, जैसे एक ये लोकेशन है जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, लेफ्ट से चार्ज क्यू है, और सिंपलिसिटी के लिए दूसरा भी एकदम आइडेंटिकल चार्ज मान लेता हूँ, वो भी क्यू है। नाउ किसी प्लस चार्ज की वजह से उसके राइट में देखते हैं अगर हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ दिखती है। सो ड्यू टू दिस चार्ज ऑन राइट ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। और ये भी प्लस है, ये भी उस तरफ देखेंगे अगर यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आएगी, प्लस डायरेक्शन में। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड ही होना चाहिए। तो एट द लोकेशन ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड टेंड टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी की तरफ होना चाहिए। जस्ट लेफ्ट में देखेंगे प्लस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इन्फिनिटी में दिखती है हमें, ऐसा होना चाहिए। और इस वाले चार्ज की वजह से देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज है, सेम लॉजिक। इसके जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी, जस्ट लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इन्फिनिटी। चार्ज से जब बहुत दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इससे बहुत दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और उस तरफ दोनों की ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐड हो रही थी, तो ऐड हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन दूर जा रहे डिस्टेंस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कम होते हुए दिखा दो, इन्फिनिटी से चालू होते हुए, लाइक दिस। समझ में आया है? वहां पे जो ग्राफ बनाया हमने, ग्राफ बस देखिए कैसा है, उसको किसी दूसरी चीज से रिलेट मत करो। ये समझ में आया कि नहीं? दोनों की वजह से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती जाएगी, प्लस के बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी की तरफ दिखाएगी। और इस तरफ भी ऐसे ही कुछ दिखा देंगे अपन, पर नेगेटिव साइड में। नेगेटिव साइड क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखेंगे, यहाँ खड़े रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव डायरेक्शन, दैट्स व्हाई। एकदम बीच में देखेंगे दोनों के, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएंगी? एकदम सेंटर पॉइंट पे, जल्दी से बताओ, एकदम सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? बिल्कुल से हार्दिक, है ना, एकदम सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, जीरो से पास करते हुए। दिस शुड बी द काइंड ऑफ ग्राफ। चलो, तो दो प्लस चार्जेस रखे एक्स एक्सिस पे, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना दिया हमने। देखिए अच्छे से कहाँ पे क्या करा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। सर एक बार बीच वाला ग्राफ एक्सप्लेन कर दीजिए। बीच में देखिए, प्लस के जस्ट राइट में देखते हैं, अगर प्लस के जस्ट राइट में देखेंगे
तो प्लस के जस्ट राइट में देखेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी जाती है ना। प्लस के जस्ट राइट में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी जाएगी, और प्लस के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इन्फिनिटी जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इन्फिनिटी, और बीच में एग्जैक्ट जीरो थी, तो मैंने बस इनको स्मूथली ज्वाइन कर दिया। यहाँ प्लस इन्फिनिटी से जीरो पे ले जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस इन्फिनिटी ले गया। तो इनके जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है वो मुझे पता चल चुका था, और एकदम बीच में क्या था, तो मैंने बस ज्वाइन करा है ग्राफ को। क्लियर सर हाँ सर एक डाउट था कि अभी तो अपन उनका ई नेट देख रहे हैं ना, तो उसके बिल्कुल सही। जस्ट लेफ्ट में फिर भी उसका इन्फिनिटी आएगा। हाँ सुनो, अच्छी चीज पूछी आपने। मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का ग्राफ बना रहा हूँ, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहिए। लेकिन किसी प्लस के जस्ट राइट या जस्ट लेफ्ट में उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होती है, तो दूसरा कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे इसके आसपास, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो डोमिनेट करेगी, बिकॉज दैट इज इन्फिनिटी। हाँ सर। है ना। तो इसके आसपास मुझे इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहिए, वो दूर है, उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फाइनाइट, बट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफाइनाइट, तो यही डोमिनेट करेगा। ओके सर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। चलो और कोई डाउट? बीच में न्यूट्रल पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे हमको, वेरी गुड। चलो दो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। अब एग्जैक्टली माइनस होते दो तो क्या होता, ये सेम दोनों माइनस होते तो क्या होता, बताओ। बच्चे बोल रहे हैं अपोजिट कॉस थीटा का साइड वाला इन्वर्टेड मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। यस, करेक्ट आंसर इज मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव होते तो इस ग्राफ को पूरा पलटा दो, इस ग्राफ को पूरा ऐसा घुमा दो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से देखो उल्टा हो जाता है। प्लस और नेगेटिव में फर्क क्या, देखो इन्वर्टेड है, बस दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ जैसे इन्वर्टेड तो वहां भी बस इन्वर्ट कर देना, एक्स एक्सिस के बाद पूरा घुमा देना। तो आप बना पाएंगे, उससे बना पाएंगे क्या, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज घुमा के बना लोगे? यस, बच्चे बोल रहे मुझे यस, जरूरी बना लेना, बना लोगे ना पक्का, बस इसको घुमाना है ऐसा। यस चलो सब हाँ बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो मैं नया टाइप का ग्राफ पे आ जाता हूँ, ठीक है। हाँ अब मैं तीसरे टाइप के, अगले टाइप के ग्राफ पे आ जाता हूँ। तो अभी मैंने दो पॉइंट चार्जेस ही लिए थे, दोनों पॉजिटिव लिए थे। लेट अज्यूम कि एक नेगेटिव है, मान लेता हूँ यहाँ वाला नेगेटिव, तो क्या होगा चलो देखते हैं। अब क्या होगा चलो देखते हैं। अब नए ग्राफ पे आ गया, ठीक है। दो पॉइंट चार्जेस का एग्जांपल है, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या होगा देखते हैं। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज उसके लेफ्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ये होता है ना। ड्यू टू नेगेटिव इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, यही होता है ना। देख लो अच्छे से। बस अब बीच में क्या होगा भाई, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएंगे तो कम होगी, उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में बीच में इसी तरफ है। दोनों प्लस और माइनस सेंटर लोकेशन पे कहीं देखोगे तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी। प्लस विल बी रिपेलिंग, माइनस विल बी अट्रैक्टिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगी। जीरो तो होगी नहीं, लेकिन एकदम बीच में थोड़ा कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, बीच में तो कमी होगी। तो अब ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, लाइक अ पैराबोला। एग्जैक्टली दिस इज नॉट अ पैराबोला, बट दिखने में पैराबोला जैसा, लाइक अ पैराबोला, ठीक है। एक पैराबोला का जैसा ग्राफ बना देंगे, और इधर तो ये था ही, वहां पर ऐसा हो जाएगा। एट इंफिनिटी आइदर यहाँ से इंफिनिटी देखो, आइदर वहां से इंफिनिटी देखो, दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, है ना। तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, देख लो अच्छे से। नहीं बेटा, अब एकदम बीच में न्यूट्रल पॉइंट यहाँ कहीं पे भी नहीं आ रहा है, एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट कहीं भी नहीं आ रहा है, इंफिनिटी पे आ रहा है। चलो तो बच्चे बोल रहे क्लियर, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया हमने ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस। अब मैंने आइडेंटिकल चार्ज लिए थे, नॉन आइडेंटिकल होते तो क्या होता, मान लो ये +2 क्यू होता और -q होता,
तो क्या होता? तो क्या होता बताओ? थोड़ा सा शिफ्टेड, यस, बीच में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, बीच में ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, मिनिमा सेंटर से थोड़ा उधर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर एक न्यूट्रल पॉइंट आना चाहिए, क्यों? नेगेटिव की वजह से यहां कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी और पॉजिटिव की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आएगा। पॉजिटिव से डिस्टेंस ज्यादा है और वो चार्ज भी ज्यादा है, नेगेटिव से डिस्टेंस कम है और चार्ज भी कम है, तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है। और बहुत दूर से देखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर जब बहुत दूर चले जाओगे तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस से जब बहुत दूर चले जाओगे तो ये चार्जेस का सम इज अ पॉजिटिव चार्ज, काफी दूर से पॉजिटिव दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर से देखने पर पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना चाहिए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, वो तो ऐसा ग्राफ होता है। नाउ फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस दिस टू चार्जेस अपीयर टू बी एट सिंगल लोकेशन, और वो मिलकर अपन को पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो एट वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव साइड में दिखेगी, शुड बी इन राइट डायरेक्शन। तो नेगेटिव से चालू के इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट होना चाहिए, तो यहाँ पे कट करेगी। देयर विल बी अ न्यूट्रल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। समझो ये अच्छे से। हाँ, 2q के इधर के हाइपरबोला में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, बट दैट विल नॉट बी, मतलब अभी हमने थोड़ा चेंज करके बनाया है ऐसा मान लो, हमको देखने में कोई खास फर्क दिखेगा नहीं। यस गगनदीप, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लोग पूछ सकते हैं कितनी आएगी, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है ग्राफ ये? अनइक्वल चार्जेस हो गए तो क्या होगा? चलो बच्चे मुझे बोल रहे यार, सभी बच्चे क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाली, पॉइंट चार्ज के सिस्टम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर मैंने आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया है वो करके लाना है आपको, एंड फिर लास्ट में मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ बन रहा है ऑन एक्स एक्सिस इफ सम पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस और कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस वर प्रेजेंट, तो क्या ग्राफ आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बनाया। मैंने 2 ही चार्जेस रखे हैं, 3 के भी आ सकते हैं आपको, अब 2 के सिखा दिए तो 3 के आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सा दिमाग ला के करोगे तो 3 के आपको हो जाएंगे। तो आप खुद ट्राई करना, 3 पॉइंट चार्ज के ग्राफ कैसे बन सकते हैं सोचना, ठीक है। चलो तो आज अपन यहीं रुकते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे पहले तो बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमको बहुत सारे सिचुएशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बाकी है, जैसे कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर बहुत सारे कंटिन्यूस चार्ज जैसे रॉड की, रिंग की, क्वार्टर आर्क की, आर्क्स अलग अलग शेप अलग अलग एंगल के आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। तो ऐसे अपन केसेस सिचुएशंस देखने वाले ना अगली क्लास में, और ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी थोड़ा सा अगर पहले से पढ़कर आओगे, थोड़ा सा पहले से देख कर आओगे, तो जितने भी डेरिवेशन आपके मॉड्यूल में है या स्कूल लेवल की बुक में है वो सब देख कर आइएगा, ठीक है। ओके, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। सेकेंड चीज, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन ये भी देखेंगे, पर हो सकता है पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले बाद में मोशन देखे, या पहले मोशन देख ले, वो सिंपल सी चीज है। तो मॉड्यूल बस देख कर आइएगा, उसमें जो जो चीजें हैं वो अपन करने वाले हैं। चलिए होमवर्क क्या है, आपको रेस दी थी वो रेस पूरी कर लीजिए। उसके अलावा आप लोग एससीबी में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन भी चालू कर सकते हो, जितने क्वेश्चन बन जाए वो करिए। BB2 एंड BB3 2 बिगिनर बॉक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड, उसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले क्वेश्चन है वो आप चालू कर सकते हो, ठीक है। चलो इतना आपको होमवर्क है, क्लियर?